त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहा है कि आला कमान ने मुझे 4 साल का मौका दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। 4 साल का मौका दिया इसलिए मैं तमाम तरह के काम मैंने किए हैं, मैं उसलिए धन्यवाद करता हूं। जो मेरी योजनाएं चलाई हुई हैं उनको नए मुख्यमंत्री जो मिलेगा प्रदेश को, वो फिर उन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। अंशुल जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के जनादेश का हमेशा अपमान किया है। 2017 के चुनाव में भी और उससे पहले भी, जब कांग्रेस की सरकार थी, एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करके उसमें बगावत करा के तब भी एक षड्यंत्र किया था। और आज जब इस सरकार को 57 विधायक देकर इस प्रदेश की जनता ने एक स्थायित्व की एक चाहत की थी कि एक स्थायी सरकार चलेगी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने आज इस प्रदेश के लोगों के साथ फिर धोखेबाजी की है, फिर दगा दिया है। और ये कोई नई बात नहीं है। जब जब कांग्रेस की सरकार होती है तब तो भारतीय जनता पार्टी उसमें फूट डालने का और उसको तोड़ने का हर प्रकार से प्रयास करती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी यहाँ की जनता ने जनादेश दिया है, वो उस जनादेश का न सम्मान कर पाए हैं, न उसको संभाल पाए हैं। और उसकी बानगी आज हम राजधानी देहरादून की मुख्यमंत्री आवास से लेकर और राजभवन तक देख रहे हैं। इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो पाप भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में पिछले 4 वर्षों में किया है, चेहरा बदलने से वो पाप नहीं कटने वाले हैं। अमूमन 5 सालों में जनता जनादेश देती है, लेकिन इस सरकार के खिलाफ इतना आक्रोश है, जनभावना इतनी आहत की है कि 4 वर्षों में ही सरकार को पद से उतरना पड़ रहा है। लेकिन अंशुल जी, ये तो पिछली सरकार में भी हुआ, उसी पिछली सरकार में हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार बीजेपी की है कांग्रेस की है। ये जो मुख्यमंत्री का बदलना, नया बनाना, ये वहाँ की राजनीति का हिस्सा है, चलन है, इतिहास है। नहीं, देखिए आसिफ जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। लेकिन ये चलन इस देवभूमि में लाया कौन? ये चलन लाने वाली, इसका यहाँ प्रचलन लाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। जब राज्य बना, जब पहली अंतरिम सरकार बनी, तब का उदाहरण देख लीजिए, या उसके बाद 2007 से 2012 के बीच में जो सरकार रही तब का उदाहरण देख लीजिए, या अच्छी चलती हुई सरकार 2016 में, उसमें लोभ देकर विधायकों की खरीद फरोख्त करके, जिसको देवभूमि कहा जाता है, वहां हॉर्स ट्रेडिंग हुई विधायकों की, उसका दोष भी भारतीय जनता पार्टी पर है। और आज जब सबसे मजबूत सरकार कही जा रही थी, ऐसा इस प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक दल को इतनी बड़ी तादाद में जनादेश मिला हो, उस जनादेश को भी वो नहीं संभाल पा रहे हैं। नहीं, इसका मतलब मैं राहुल जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए, जनादेश मिलना एक बात ठीक है, वो उनके लिए बहुत सकारात्मक था, लेकिन पार्टी के अंदर भी तो जनादेश होना चाहिए ना। जनादेश के अंदर भी जनादेश होना चाहिए। वहां जनादेश नहीं था, जो विधायक थे वो संतुष्ट नहीं थे, यहां से दिक्कतें शुरू हुई, जो आपके उसमें हुआ था। आज जो त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, जिनको आज इस्तीफा देना पड़ा है, उनकी विफलता केवल उनकी विफलता नहीं है, ये संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस प्रदेश के जनादेश पर थोपने वाले उस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की भी विफलता है। वो अपनी विफलताओं से, अपनी जिम्मेदारियों से केवल चेहरा बदल के बच नहीं सकते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस प्रदेश में लॉन्च करने का जो श्रेय था, वो भी भारतीय जनता पार्टी की उसी जोड़ी को था, जो आज त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा के अपने चेहरे को साफ रखना चाहती है। आज इनको जवाब देना पड़ेगा कि इस प्रदेश की जवानी के, इस प्रदेश की माताओं बहनों के, इस प्रदेश के बच्चों के जो 4 वर्ष खराब हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? जो सरकार इतनी निकम्मा और नकारा थी, उसका दोष केवल एक चेहरा बदलने से साफ नहीं हो जाएगा। अंशुल जी आ रहा हूं आपके पास। वरिष्ठ सहयोगी राहुल जी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। आसिफ जी, एक सवाल अंशुल जी से पूछना चाहूंगा। जी पूछिए, आपकी आवाज जा रही है अंशुल जी के पास। अंशुल जी, एक सवाल आपने उठाया कि बीजेपी जो है मुख्यमंत्री बदलकर धोखा कर रही है प्रदेश की जनता से। पिछली सरकारों में आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी यही कहता है, और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बार बार चेहरे की बात कर रहे हैं। आपके अंदर गुटबाजी इतना हावी है, बीजेपी से पार कैसे पाएंगे आप? नहीं, देखिए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बदल के एक इतना बड़ा जनादेश उनको मिला था, उसके बावजूद भी अगर वो स्थायी और स्थिर सरकार नहीं दे पा रहे हैं,
तो ये इस प्रदेश के लोगों, जनादेश के खिलाफ है। मैंने ये सवाल उठाया। दूसरी बात जो आपने हमारी पार्टी की अंदरूनी बात की है, हमारी पार्टी में एक लोकतंत्र है। वहां हर व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा नेता हो, उसकी अपनी बात कहने का अधिकार है। और हरीश रावत जी जो बात उठा रहे हैं, वो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं और उस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हरीश रावत एक ऐसा चेहरा है जो इस प्रदेश का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। अगर वो कोई बात उठा रहे हैं तो हमारी पार्टी तो उसका संज्ञान लेगी ही लेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने आवाज उठाई और इस सरकार को बेनकाम करने का काम किया, आज उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा। राहुल जी आप बताइए कि इस 4 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत के सीएम के तौर पर, उसके बाद इस्तीफा देना, नया मुख्यमंत्री बनना, इसका कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही है। किसको फायदा किसको नुकसान हो सकता है चुनाव में? बिल्कुल आसिफ, आप देखें 4 साल क्योंकि प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिली थी, 57 सीटें जिस पार्टी के पास हो, और निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवार होने की जो खुशी 2017 में बीजेपी ने जताई थी, वही खुशी बीजेपी के लिए दुखदायी है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से 57 सीटों वाली पार्टी के अंदर गुटबाजी बहुत हावी हो गई है। कई ऐसे चेहरे हैं जो विधायकों की खेमेबाजी करते हैं, जिसका नतीजा हमने आज देखा है। और साफ तौर पर आप एक ऐसे चेहरे के लिए बीजेपी की एक चुनौती होगी, ऐसा चेहरा लाना जिसके पास 1 साल का वक्त बचेगा। 1 साल में ना सिर्फ उसको परफॉर्म करना है बल्कि 2022 के ग्राउंड भी तैयार करना है। और जो बात अंशुल जी ने कही, निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता बीजेपी से अगर नाराज होगी तो विकल्प क्या है बीजेपी जनता के पास, क्योंकि आसिफ हमने पिछले सालों में देखा है कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार भी रही तब भी गुटबाजी हावी रहा, और 20 साल से ऊपर का लंबा समय उत्तराखंड के गठन को हो गया। जो बुनियादी सुविधाएं, जिस उद्देश्य के साथ उत्तराखंड का गठन हुआ कि पहाड़ के दूर दराज इलाके तक विकास का पहिया जाएगा, वो पहिया नहीं गया, लेकिन कुर्सी के इर्द गिर्द, खास तौर पर सीएम की कुर्सी के इर्द गिर्द नेताओं का जो चक्कर घूमने का है वो जरूर 20 सालों में चला है। अब जो सवाल यही है, क्योंकि प्रदेश का ना तो पलायन रुका, ना प्रदेश में रोजगार के नए अवसर बने, भले ही कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ा करे और बीजेपी कांग्रेस को, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेवारी दोनों की है, क्योंकि बराबर की हिस्सेदारी दोनों ने इस प्रदेश को चलाया है। और ऐसे में अगर प्रदेश में आज भी बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, पलायन हो रहा है, पर्यटन के लिए कोई नया विकल्प, नई पॉलिसी सरकार के पास नहीं है, कई ऐसी नीतियां हैं जिसको लेकर, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, जिसको लेकर जन आक्रोश रहा है, और इन सरकारों ने उन जन आक्रोश की अवहेलना की है, जिसका नुकसान प्रदेश की जनता ने इनको दिया है। और आज त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर कुर्सी छोड़ रहे हैं तो उसकी मुख्य वजह यही है कि जनता की भावनाओं का ना सिर्फ उन्होंने ध्यान नहीं रखा, बल्कि अपने विधायक मंत्रियों को भी हाशिए पर डाल दिया, जिसका नुकसान पार्टी को भी हुआ है और त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफे के रूप में इसका नुकसान उठाना पड़ा है। आसिफ, बिल्कुल अंशुल जी, क्या इस चीज़ का फायदा, जो उठक पटक बीजेपी में ये सारा कुछ हुआ 4 साल, अब उसको जनता उसका आकलन करेगी कैसा रहा नहीं रहा, क्या विपक्ष इस मसले को चुनाव के वक्त भी उठाएगा कि देखिए बीजेपी खुद संतुष्ट नहीं हुई 4 साल के कार्यकाल को लेकर, इसलिए मुख्यमंत्री को बदल दिया, आपके 4 साल तो खराब हो गए। क्या जनता को समझाने की कोशिश आप करेंगे और क्या इससे फायदा आपको मिलेगा विपक्ष को? देखिए आसिफ जी, आज जो भारतीय जनता पार्टी की भीतरी राजनीति है उसकी पृष्ठभूमि में जाने की आवश्यकता है। इस प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से ये सरकार चला रही है, कोई सोशल वेलफेयर स्कीम ये सरकार नहीं ला पाई, और तो और जो पहले की सरकारों की योजनाएं चल रही थी, चाहे वो पेंशन हो या तमाम प्रकार की स्कीम्स थी, उनको भी ये सरकार ने बंद करने का काम किया है। अगर आप बात करें तो ये सरकार समय पर 4 धाम यात्रा भी शुरू नहीं करा पाई, कुंभ की तैयारियों की स्थिति आपके सबके सामने है, मुख्यमंत्री के ऊपर हाई कोर्ट आदेश करता है कि इनकी सीबीआई जांच कराई जाए, तो इन सब बातों का जवाब सरकार को देना था। अब उससे बचने के लिए अगर ये चेहरा बदलने की राजनीति या रणनीति चलते हैं तो वो इनकी कारगर होने वाली नहीं है, क्योंकि असली चेहरा इनका इस प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है। आज जिस प्रकार गैस हो या बाजार में जो खाद्यान्न वस्तुएं उनकी बढ़ती हुई कीमतें हैं, वो सब जनता को त्रस्त किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में इस सरकार का अब बचना नामुमकिन है, भले ही ये चेहरा बदल लें या कोई भी उपाय कर लें। आने वाले वर्ष में जब जनता के चलिए अंशुल जी आपके पास आऊंगा, मैं चाहता हूं कि जो
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफे के बाद कहा, एक बार फिर से दर्शकों को हम सुना दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जब इस्तीफा देकर आए राज्यपाल को, उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए, क्या कुछ उन्होंने कहा। हालांकि ज़्यादा बात नहीं उन्होंने बोली, लेकिन फिर भी एक बार अपने दर्शकों को हम सुनाना चाहते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा शुरू करेंगे। कार्यक्रम दिए, ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल, राहुल जी हमारे साथ बने हुए हैं, अंशुल श्री कुंजी, नेता कांग्रेस। राहुल जी, क्या लग रहा है, क्या जो करीब 20 साल हो गए उत्तराखंड अलग राज्य बने हुए, ये जो आज घटनाक्रम हुआ, क्या ये एक वजह है कि उत्तराखंड विकास के कामों से पीछे रहा? वहाँ कुर्सियाँ बनाए रखना, कुर्सियाँ गिराना, सिर्फ इस पर ध्यान रहता है। पार्टी कोई हो, सरकार किसी की हो, लेकिन चलता सब यही रहा। बिल्कुल आसिफ, आप देखें इस्तीफे के बाद जब मुख्यमंत्री बैठे, उन्होंने कहा कि पार्टी का वो धन्यवाद करते हैं, 4 साल पार्टी ने उनको दिया, लेकिन अपने 4 काम नहीं गिनाया उन्होंने। यानी जो बात बीजेपी के अंदर उठा रहे थे लोग कि उत्तराखंड की बेसिक समस्या क्या है। उत्तराखंड की बेसिक समस्या है रोजगार के अवसर ना पैदा करना। उत्तराखंड की बेसिक समस्या क्या है, पलायन किस तरह से रुके उस पर काम करना। पर्यटन को किस तरह से बढ़ाया जाए, रोजगार के नए अवसर और क्या जनरेट कर सकते हैं, इस पर मंथन चिंतन करना। अगर कोई सरकार इस दिशा में काम नहीं कर रही और सरकार के खुद विधायक मंत्री अगर आला कमान को ये शिकायत करें कि उनके विधानसभा क्षेत्र में सरकार गति नहीं दे रही कामों को, उनके फाइलों को, मंत्री अगर कहें कि उनके फाइलों को सचिवालय में घुमाया जा रहा है, टेबल टू टेबल अटकाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। और उन सवालों का जवाब अगर आपके पास नहीं होगा तो निश्चित तौर पर कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी, जो आज हमने देखा है। अब जैसा कि अंशुल श्री कुंज जी ने सवाल उठाए, सवाल तो उठेंगे, जनता पूछेगी, और विपक्ष को अधिकार भी है कि 4 साल बीजेपी को दिया, इंटरनल राजनीति से जनता को लेना देना कुछ है नहीं। 4 साल बीजेपी की सरकार चल चुकी, 1 साल का समय बचा है। 5 साल पहले 2017 में आपको याद हो, बहुत बड़ी कैंपेनिंग, बहुत बड़ा एक घोषणा पत्र प्रदेश के लोगों को एक बताया गया और दिखाया गया कि 2017 में अगर आप बीजेपी की सरकार को चुनेंगे तो प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने में केंद्र सरकार की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। हालांकि आप देखें आसिफ, जब भी राज्य सरकार के कोई मंत्री या नेता उपलब्धियां गिनाते हैं तो केंद्र की तमाम उन योजनाओं का जिक्र करते हैं जो प्रदेश में चल रहे हैं। प्रदेश के कौन सी योजनाएं ऐसी थी जिसका सीधा लाभ रोजगार को इफेक्ट करता, नए रोजगार लाने की दिशा में काम था, या पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में कुछ पहल होती है। इन सब विषयों पर जब भी चर्चा की बात हुई, कहीं ना कहीं सरकार के जो मंत्री थे, सरकार के जो नुमाइंदे थे, वो टाल मटोल करते दिखे। हाँ, निश्चित तौर पर केंद्र की कई योजनाओं को गिनाकर अपनी पीठ को थपथपाते जरूर मंत्री विधायक देखे गए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी बातों को ना सिर्फ वो समझ रहा है, और जो हालात, जो तस्वीर है इस समय देश में है, जो अंशुल श्री कुंज जी ने भी बात उठाई कि बहुत बड़ा फैक्टर इस समय महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों का है। हालांकि क्योंकि विपक्ष एक कमजोर विपक्ष की भूमिका में, आसिफ, इसको कहने में कहीं कोई दो राय नहीं है कि चाहे उत्तराखंड हो या फिर केंद्र की राजनीति, विपक्ष कमजोर हुआ है और इन मुद्दों को कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने में, इन मुद्दों पर को लेकर कामयाब होता नहीं दिख रहा। अब ऐसे में 2022 में चुनाव होना है, बीजेपी चाहती है कि नया चेहरा, नई एनर्जी के साथ किसी व्यक्ति को जिम्मेवारी सौंपी जाए, ताकि जो 4 सालों का गैप है उस गैप को थोड़ा कम किया जाए। क्योंकि अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो 57 सीटें बीजेपी के पास है। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौतियां हैं सत्ता में वापसी का, क्योंकि कांग्रेस ने 2017 में कई ऐसे नाम खोए जो पार्टी के बहुत पुराने चेहरे थे, लेकिन उसकी वजह भी अंदरूनी कलह थी और पार्टी के अंदर लगातार बढ़ रहा गुटबाजी था। अब कांग्रेस के अंदर वर्तमान में भी अगर हम बात करें आसिफ, तो कई खेमा ऐसा है
जो एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश में अवसर की तलाश करता है। अब ऐसे में कांग्रेस कैसे संगठित होगी, क्योंकि बीजेपी से आपको मुकाबला करना है। चेहरा बदलने से बीजेपी कमजोर हो गई, धरातल पर यह कहकर आप चुनाव नहीं जीत सकते। निश्चित तौर पर जो बुनियादी सुविधाएं जहां कमी रह गई, जहां सरकार ने काम नहीं किया, उन मुद्दों को उठाने के साथ साथ आपको एक ऐसा चेहरा लाना होगा जिस पर न सिर्फ जनता को भरोसा हो, ये बल्कि हकीकत आपके है लोगों को। कि आप सीएम को हटाने के बाद अपनी जिम्मेदारियों से, जवाबदेही से हट नहीं सकते। 5 साल तो बीजेपी के ही हैं, चाहे उसमें 3 मुख्यमंत्री रखे, 2 रखे या फिर एक ही रखे। जनता के बीच में जाएंगे तो जनता पूछेगी कि बीजेपी ने कितना काम किया, हमने बीजेपी की सरकार बनाई, बीजेपी की सरकार ने कितना काम किया, क्या आप मुख्यमंत्री ही बदलते रहे। अंशुल जी, एक बात आप बताइए जिम्मेदारी के साथ, क्या आपका काम आसान हो गया है मुश्किल? क्योंकि इस त्रिवेंद्र सिंह रावत के रहते विपक्ष कह रहा था कि काम ये कर नहीं पा रहे हैं, हमारा काम तो बड़ा चुनाव में आसान हो जाएगा। अब नया मुख्यमंत्री नए जोश के साथ आएगा और ये बात ध्यान रहेगी कि काम नहीं करोगे तो हटा दिए जाओगे, काम करेंगे अगर बीजेपी जीती तो अगले मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। तो आपका काम आसान हो गया या मुश्किल हो गया? नहीं आसिफ जी, देखिए, जहां तक कांग्रेस का इस राज्य के मुद्दों को उठाने का सवाल है, चाहे वो विधानसभा का पटल हो या सड़क हो, हमारी पार्टी निरंतर उस आवाज को, इस प्रदेश के लोगों की आवाज को उठाई है। चाहे वो बेरोजगारी का प्रश्न हो, खेती किसानी का प्रश्न हो, शिक्षकों का हो, विद्यार्थियों का हो, या जो कोरोना काल में प्रवासी बाहर से आए थे उनको मिलने वाली सुविधाएं हो, स्वरोजगार हो, उन तमाम सवालों को हमारी पार्टी ने उठाया है। लेकिन ये सवाल उससे बड़ा है। आज इस प्रदेश के लोगों ने जिस पार्टी को जनादेश दिया था, और भरपूर जनादेश दिया था, डबल इंजन के नारे के साथ जनादेश दिया था, देश के प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास करके जनादेश दिया था, आज कहीं ना कहीं उस प्रदेश के लोगों के साथ धोखा हुआ है। और उनके जो सपने थे, उनकी जो भावनाएं थी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का काम किया है। अगर 70 में से 57 विधायक पाकर भी कोई पार्टी स्थायी सरकार नहीं दे सकती है, तो फिर इस प्रदेश के लोग आखिर किस बात पर विश्वास करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि चाहे उनकी अपनी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, वो हमेशा सरकारों को अस्थिर करने का काम करती है। और आज उसका नमूना हमने एक बार फिर देखा है। तो ये कुछ सवाल हैं जिनको लेकर हम फिर जो लोगों के बीच जाएंगे और हम ये लोगों से अपील करेंगे, जो मुद्दे मैंने आपको गिनाए उनके साथ साथ, कि इस प्रदेश को स्थायी और टिकाऊ सरकार, और एक ऐसी सरकार जिसके पास विजन हो, जो हर वर्ग के लोगों के लेकिन अंशुल जी, ये टिकाऊ स्थायी सरकार ये सब कैसे होगा जब एक पार्टी के 12 विधायक टूट कर दूसरी पार्टी में जाएंगे और एक पार्टी में 50 से ज्यादा विधायक जीतने के बाद मुख्यमंत्री कई बदल जाएंगे? तो फिर जनता क्या सोचेगी, कहेगी क्या समाधान है, हम क्या करें? उत्तराखंड की जनता कहेगी हम क्या करें, जैसे विकास का काम हो, सारी चीज देख लिया, कैसे संभव है? देखिए आसिफ जी, जिस घटना का आपने जिक्र किया, 2016 के मार्च की वो घटना है, जब विधानसभा में बजट सेशन चल रहा था। जो हमारी पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वो कोई सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुए थे। उनको किस तरह से उनकी खरीद फरोख्त की गई, केंद्रीय मंत्री रात के अंधेरे में आकर स्पेशल प्लेन लाए और उनको हाईजैक करके दिल्ली ले गए और दिल्ली के आसपास के इलाकों में रखा गया, ये पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा। और ऐसी परिस्थितियों में भी संघर्ष करके हमने इस प्रदेश में लोकतंत्र को जिंदा रखा। लोगों की चुनी हुई सरकार को भाजपा के जबड़े से, जो उनका लोकतंत्र की हत्या वाला जबड़ा था, उससे निकाल करके लाए और अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त हो या चुनी हुई सरकारों को गिराने के षड्यंत्र हो, क्या हम उनको ऐसे ही बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या इस प्रदेश के लोग जो जनादेश देंगे, दिल्ली में बैठे हुक्मरान उस जनादेश की खिल्ली उड़ाएंगे? ये सवाल इस प्रदेश के लोगों के सामने है। और अब वक्त आ गया है, क्योंकि इस चुनाव में एक ही वर्ष है, अब लोगों को इन सब सवालों का जवाब चुनाव में देना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है। अब बताइए आप अंशुल जी, चर्चाएं ये होती होंगी कि हम एक पार्टी को जिताते हैं, उस पार्टी की सरकार बनती है, उस पार्टी के सिंबल पर, उस पार्टी के नाम पर हम जनप्रतिनिधि तय कर देते हैं। अब वो ये जनता जानती होगी कि पार्टी के नाम पर विधायकों को जिताया या उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनको जिता के विधानसभा में भेजा।
वो 12-12 टूटकर, दर्जन दर्जन भर टूटकर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री बदल रहे हैं इतने विधायक जीतने के बाद। तो ऐसे में जनता के बीच में चर्चाएं होती होंगी कि हमें कौन सा ये जुर्म की सजा मिल रही है, जो विकास के काम हो नहीं रहे हैं, जिस पर चर्चा होना चाहिए हो नहीं रहा है, ये सारी चीज क्यों हो रही है? क्या राहुल जी आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या जब केंद्र का ज्यादा दखल होती है और हर कोई विधायक, हर कोई जब कैबिनेट मंत्री जब आला कमान को रिपोर्ट देने लगता है तो स्थिति ऐसी होती है? क्या एक ये चलन भी रहा है उत्तराखंड के अंदर? बिल्कुल आसिफ, अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने संदेश क्या दिया? क्या बीजेपी ने यह संदेश दिया कि 4 साल जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया उसने काम नहीं किया इसलिए हमने हटा दिया? या फिर बीजेपी क्या संदेश देना चाह रही है कि पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी इतना है कि विकास के कार्य उनके लिए दूसरी लेयर के पैमाने पर है? आखिर इस फैसले का मैसेज क्या जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और जहां तक बात विकास की है आसिफ, निश्चित तौर पर जनता छली जा रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार रहो या फिर बीजेपी की। तमाम वादे और जो सपने हैं वो चुनाव के पहले कैंपेनिंगों में जरूर दिखते हैं, लेकिन सरकार गठित होते ही हर नेता यह कोशिश में होता है कि उसकी लॉबी कितनी स्ट्रांग हो और मंत्री की कुर्सी कैसे मिलेगी। मुख्यमंत्री ये सोचता है कि अपनी कुर्सी कैसे बचाए रखे जाए और प्रदेश की विकास की गति कहीं ना कहीं इस पूरे जाल में फंसकर रह जाती है और जनता अपने को छला महसूस करता है। जब चुनाव 2022 में होगा तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। कांग्रेस के लिए अवसर जरूर है बीजेपी पर हमला करने का, पूछने का कि भाई अपने 4 साल बाद मुख्यमंत्री बदला, उसके पीछे वजह क्या है? यानी वो भी मानते हैं क्या कि जो प्रदेश की जनता कहती है कि 4 सालों में जो विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं? क्या बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ये मान गया और इसी वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया कि एक ऐसा चेहरा लाया जाए जो प्रदेश की विकास की गति को देकर कम से कम 2022 लेकिन राहुल जी इस बात को मानने में, समझने में 4 साल लग गए केंद्रीय नेतृत्व को। 1 साल के बाद ही शिकायतें जाने लगी थी, ये बात उठने लगी थी, बहुत देर कर दी इन्होंने भी। अब इनके सामने तो एक ही साल मिलेगा नए मुख्यमंत्री को, ये बात तो शुरू से ही होने लगी थी। बिल्कुल आसिफ, चुनौतियां देखिए आप, समय भी क्या चुना गया, कोरोना काल है निश्चित तौर पर और कुंभ होना है। जैसा कि अंशुल श्रीकुंज जी ने भी कहा कि अप्रैल से कुंभ होना है और कुंभ से पहले मुख्यमंत्री का बदला जाना निश्चित तौर पर, और 1 साल का वक्त है। 18 तारीख को मुख्यमंत्री 4 साल के सर्वेक्षण की तैयारी कर रहे थे। सरकार के तमाम मंत्री विधायक उस कार्यक्रम की तैयारी में जुटे थे कि प्रदेश की आवाम को वो बताएंगे कि उन्होंने 4 सालों में किया क्या है। लेकिन वो 4 साल का जो 18 मार्च का डेडलाइन था उसको भी पूरा नहीं कर पाए। अब पार्टी ने उनको इस्तीफे के लिए कह दिया। अब सवाल यह है कि जो नया आदमी आएगा उसके पास समय कितना है, क्योंकि उसको मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी भी संभालनी है, मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। 1 साल का वक्त बचा है, नए मुख्यमंत्री आएंगे, वो किस तरह से काम करते हैं और बीजेपी जनता के बीच में जाके क्या कहेगी कि हमने मुख्यमंत्री क्यों बदला? क्या वो काम नहीं कर रहा तो आप 4 साल तक कैसे उसको नहीं बदला आपने? 4 साल तक कैसे आप मौका देते रहे? क्या कुछ बीजेपी को कहना है? ये बीजेपी को बड़ा जवाब देना है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। अंशुल जी, राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में